हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन बाय आशुतोष सिंह। और फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम अभी 5000 क्वेश्चन की सीरीज कवर कर रहे हैं, उसमें यह हमारा 8वां वीडियो होगा। यानी इसके पहले मैं ऑलरेडी 7 वीडियो डाल रखा हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वैसे जिन्होंने वीडियोज़ देखे होंगे, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस होते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम गंवाए चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ी सी भी आपको अगर हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिल सके, उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, सेब का जो खाने योग्य भाग है उसको कहते हैं गुद्देदार पुष्पासन। अब मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, सबका अपना अपना उसका जो खाने वाली जो पार्ट है उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो सेब है उसके जो खाने योग्य भाग है, जिस पार्ट को हम खाते हैं, उसे कहा जाता है गुद्देदार पुष्पासन। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है जब अचानक अकस्मात किसी कारण से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो उस किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे भारत में, वो कौन थे? तो भारत में सबसे पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद जिन्होंने संभाला था उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में और 1611 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी। अगला हमारा प्रश्न है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? यानी हिंदू पैट्रियाट एक मैगजीन थी जिसने नील विद्रोह का जमकर समर्थन किया था, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक का नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वो है सियाचिन। सियाचिन युद्ध क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और वही भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। उसके बाद बात करेंगे, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो ये हुआ था अल्पाइन हलचल के दौरान। अगर पूछा जाए कि विश्व के सभी जो ऊंचे पर्वत हैं उनका निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था, तो ये हुआ था अल्पाइन हलचल के दौरान। उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो होता है लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। यानी लॉर्ड वेलेस्ली उस समय यहाँ पे वायसराय थे और उन्हीं के काल में जो है ये चतुर्थ मैसूर युद्ध, सॉरी गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं। ठीक है, वायसराय अलग होते थे, गवर्नर जनरल अलग होते थे। पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, बाद में वायसराय का पद निर्मित हुआ। वैसे बात एक ही है, दोनों एक ही थे, बट उनके नाम में परिवर्तन कर देगा और थोड़ी सी उनकी शक्तियों में भी परिवर्तन की गई। जब हम पढ़ेंगे सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस विस्तार से, तब ये सब बात जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वही गवर्नर जनरल थे उस समय जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था जो कि मैसूर का शासक था। अगला हमारा प्रश्न है आज का, वह है, हरित क्रांति के प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो सबसे कम जो रहा था हरित क्रांति का प्रभाव वो रहा था मोटे अनाजों पर। यानी जो मोटे किस्म के अनाज थे उन पे हरित क्रांति का प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ा, बहुत ही कम प्रभाव पड़ा था, बहुत ही नगण्य प्रभाव पड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? दक्षिण भारत फ्रेंड्स थे, जब हम इस हिस्ट्री में मैंने कभी बताया भी है शायद कि जो दक्षिण भारत में राज करते थे चोल, चेर और पांड्य थे। उसी में पूछा जा रहा है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ थी?
तो पांड्य शासक की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है माजुली। माजुली जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी है। माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। अब समझ लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और उसके बीचों बीच, उसके बिल्कुल बीच में एक द्वीप बन गया है जिसका नाम है माजुली, जो कि असम में है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? यानी घड़ी में जब चाबी देते हैं, जो चाबी वाली घड़ियां होती हैं, तो उनमें चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो फ्रेंड्स वो होती है स्थितिज ऊर्जा। यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो उसमें जो घड़ी में चाबी देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? वो होती है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद बात करें किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? यानी जो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको किसके मृत्यु के बाद, किसके निधन के बाद नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। यानी जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ तो वहाँ प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया और उसी के बाद जो ये गुलजारी लाल नंदा थे, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त भी किया गया था। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का जो विसरण होता है उसके दर का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है? तो ये जो अनुपात है वो 1:4 यानी 1:4। इसके बाद बात करेंगे जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? मतलब जैन लोग जो थे वो बोलचाल की किस भाषा को अपनाए थे, किस भाषा में बोलचाल करते थे अधिकतर? तो उनके द्वारा जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा थी वो थी प्राकृत। प्राकृत एक भाषा थी जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता था। उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। जो 1 जनवरी है उसी दिन नागालैंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो कहा जाता है रॉकी पर्वत को। रॉकी पर्वत जो है फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और उसी को जल विभाजक, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। यानी कि वो जो इसलिए कहा जाता है कि वो जो है प्रशांत महासागर को, और एक तरह से बात करें तो उत्तरी अमेरिका को विभाजित करते, इसलिए उसको कहा जाता है महाद्वीपीय जल विभाजक। उसके बाद बात करेंगे शेनझाओ सेकेंड एवं शेनझाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? शेनझाओ सेकेंड और शेनझाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? मानव रहित का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक, बिना किसी इंसान के। तो वह है चाइना के, यानी चीन के। चीन के ये दोनों जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान है, शेनझाओ सेकेंड और शेनझाओ फोर्थ। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगला हमारा आज का प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये स्थापित किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले थे, उन्हीं के द्वारा जो है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। उसके बाद आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो फ्रेंड्स ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। और मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी दिवस हैं उनकी एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से डाल दूँ। जो भी दिवस है, जल दिवस है, बिहार दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो भी दिवस है, वो जितने भी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं उन सब का मैं वीडियो एक अलग से तैयार कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो इफ anyone is needy for that. Thank you so much.